गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था, मैं आपको मैंट्रा देता हूँ, इसे अपनी हर एक सांसों में बसा लो। ये मैंट्रा है, करो या मारो। यहीं से शुरुआत हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की। दूसरी तरफ ब्रिटिश ने पूरी मीडिया पर इस तरह पका बनाया था, कोई भी अखबार इसकी खबर ना छाप पाए। सभी ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तरों में जाकर उनके फंड सीज कर लेना और सारे कांग्रेस के नेता को अरेस्ट करना, मास मूवमेंट को सुप्रेस करने के लिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करना और कांग्रेस से सभी लीडर को एंटी नेशनल गाउजेट करना। और द 9th of August महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे बड़े लीडर को जेल पहुंचाया जाता है। चलिए, आज हमारा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। इस मूवमेंट से शुरू होने से 2 साल पहले ब्रिटिश के वाइसरॉय लिनलिथगो इसे ऑगस्ट ऑफर कहते हैं, इसमें लिखा था, हम इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएंगे अपनी सरकार में। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर एक के बाद एक देश कब्जा कर रहा था। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश था जो जर्मनी के खिलाफ ला रहा था, और उसमें इंडियन सोल्जर द लेकिन यूज और सोल्जर की ज़रूरत थी। उसने इंडिया को ऑफर देना का सोचा। यहाँ सभी लीडर ने सोचा, हम छोटे मोट ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे। इंडियन लीडर ने कहा, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, ये ऑफर फेल रहता है। उन्होंने दूसरा ऑफर दिया। इस समय हाउस ऑफ लीडर द स्टैफर्ड क्रिप्स ने, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है, ये ऑफर पूरी आज़ादी का नहीं था, ये डोमिनेंस का ऑफर था। कांग्रेस की मीटिंग होती है वर्धा, द 14th of July 1942। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के शुरुआत होती है। इस समय कई प्रोमिनेंट लीडर जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने बड़ी दिलचस्पी दिखाई। इस मीटिंग के 9 दिन बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड अमेरी, इन्होंने लेटर लिखा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द कॉलोनीज वाइकाउंट क्रैनबॉर्न। 7 अगस्त अप्रूव्ड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग। इसमें कुछ लीडर को अफ्रीका डिपोर्ट किया जाता है। गांधी जी को आगा खान पैलेस शिफ्ट किया जाता है। इसमें कांग्रेस को बैंड किया जाता है और उनको एंटी नेशनल गाउजेट किया जाता है। इसमें हिंदू ऑर्गेनाइजेशन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये दोनों भारत छोड़ो आंदोलन में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। गांधी जी के भाषण को कोई न्यूज़पेपर में नहीं छापा गया। अब दिक्कत ये थी, गांधी जी के मैसेज को कैसे पहुंचाया जाए। एंट्री होती 22 साल की उषा मेहता की, ये अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती है। कांग्रेस रेडियो 42.34 स्टार्ट होता है। 14 अगस्त वो दिन था, ये कांग्रेस के लीडरों को, संदेशों को पूरी मीडिया में पहुंचाती है। वो अपना पता छुपाती थी कि कोई उनको पकड़ ना पाए, और वो बॉम्बे से ऑपरेट कर रही थी। ब्रिटिश सरकार को उन्हें ढूंढने में 3 महीने लगे। एज ऑल इंडिया रेडियो को एंटी इंडिया रेडियो कहा जाने लगा। आखिर में 12 नवंबर 1942 उषा मेहता को अरेस्ट किया गया और उनके सभी इंस्ट्रूमेंट सीज कर लिया गया और 6 महीने इंटेरोगेट किया जाता है। फिर छूटने के बाद 1969 में इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने कहा, जब मीडिया का मुंह पूरी तरह बंद किया जाए तो एक ट्रांसमीटर काफ़ी होता इनकलाब का नारा लगाने के लिए। जिस समय ये मूवमेंट शुरू हुआ, उस समय सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में रहते दिए फ्लैट समय आ गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने का और गांधी जी का साथ देना का। मैटनगिरी हाजरा 72 साल की, जिन्हें बूढ़ी गांधी कहा जाता है, उन्हें 6000 लोगों की रैली तमलुक पुलिस स्टेशन, जिनकी उतनी उम्र थी उनके अंदर उतना साहस था, उनके ऊपर 3 गोली चलाई जाती है। वो अपने हाथ तिरंगा लिए हुए गिर गई। आज़ादी के 30 साल बाद हाजरा वो पहली महिला थी जिनका स्टैचू कोलकाता के मैदान में लगाया गया।
राम मनोहर लोहिया ने वाइसरॉय लिनलिथगो को चिट्ठी लिखी, उनको बताया कि 50,000 को मारा गया और 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। जैसे सुचिता कृपलानी जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की चौथी चीफ मिनिस्टर बनी, कुछ अरेस्ट के लिए तैयार द जैसे यूसुफ मियां अली, उन्होंने बता रखा था इस मूवमेंट को आगे चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसमें अरुणा आसिफ अली पहली डेमोन्स्ट्रेट लीड कर रही थी ग्वालियर के मैदान में, उन्हें आगे चलकर ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये दिल्ली की पहली मेयर भी बनी। 1997 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। कुछ ऐसे लीडर द जिन्हें जेल में डाला गया, उन्होंने अपना काम किया जेल से बाहर आकर। इन्हें हजारीबाग जेल में डाला गया। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाया। वो दिवाली की रात थी, ज़यादता गार्ड छुट्टी पर थी। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जेल ब्रेक का प्लान बनाया। ये भाग निकले नेपाल की ओर, जहां उन्होंने आज़ाद दास्तान का नारा बनाया। ब्रिटिश सरकार स्कूल, पोस्ट ऑफिस पर हमला किया गया। कॉलेज के बच्चों स्ट्राइक पर चले गए ने मार्चेस निकाली। बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदाबाद, पुणे और अहमदनगर हाफटोंग तक फैक्ट्री वर्कर काम पर नहीं आए। कुछ जगह वायलेंस देखने को मिला, ब्रिजेस उड़ाई गई, टेलीग्राम वायर काटी गए, रोड्स को ब्लॉक किया गया। बिहार में थाना जलाओ, स्टेशन फूक दो और अंग्रेज भाग गया है जैसे नारे लगाए गए। द 31st of August वाइसरॉय लिनलिथगो चिट्ठी में लिख कर कहते हैं, I am engaged here in the meeting for the most rebellion since that of 1857. ब्रिटिश सरकार की सारी स्ट्रैटेजीज फेल हो गई। सभी टॉप लीडर को अरेस्ट करने के बावजूद ये मूवमेंट बड़ी तेजी से फैल रही थी। आम जनता जुड़ी थी, कितनों पर गोलियां चलाओगे, अब वायलेंस देखने को मिल रहा था। महात्मा गांधी की क्या सोच थी, इस 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखने को मिला। 1934 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब वायलेंस होना शुरू हुआ तो उन्होंने यूजी रोक दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट में वायलेंस देखने को मिला, गांधी जी थक गए थे। द 7th of June 1942 अपने मैगजीन हरिजन में लिखा था, मैं इंतज़ार करता रहा लोगों में नॉन वायलेंस स्ट्रेंथ आएगी फौरन लोगों को बाहर फेंकने की, मुझे लगता मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। इतनी प्रिकॉशन के बाद कहीं भी वायलेंस देखने को मिलता है, इट कैनॉट बी हेल्प। उन्होंने इसका सारा ब्लेम ब्रिटिश हुकूमत पर डाला। संघर्ष में ऐसे लोग थे जिन्हें इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। कुछ ऐसे लोग ब्रिटिश के साथ द रहे थे और क्विट इंडिया मूवमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये दो पार्टी थी, पहली मुस्लिम लीग और दूसरा हिंदू महासभा। 1940 जिसे लाहौर रेजोल्यूशन, उन्होंने डिमांड उठाई मुस्लिम के लिए सेपरेट देश बनाया जाए। इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है। इस समय मुस्लिम नेता द फजलुल हक, जो कि बंगाल प्रोविंस के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये सरकार हिंदू महासभा के अलायंस में थी। इस मुस्लिम लीग की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर के पैड पर बैठे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। द 26th of July 1942 की बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरू होने से 2 हफ्ते पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक चिट्ठी लिखी ब्रिटिश सरकार को। Anybody who during the war plans to stir off mass leading result internal disturbance or insecurity must be registered by the government. आगे लिखते हैं, सवाल ये है कॉम्बैट किया जाए क्विट इंडिया मूवमेंट को बंगाल, ये एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से करी जानी चाहिए। कांग्रेस के सारे एफर्ट फेल रहे और ये मूवमेंट बंगाल में प्रोविंस इशू ना हो पाए।
लिटरली आइडियाज डिस्कस कर रहे द ब्रिटिश सरकार के साथ ताकि कैसे इस मूवमेंट को दबाई जा सके। कानपुर में हिंदू महासभा के 24 सेशन बाद इनके पार्टी लीडर विनायक दामोदर सावरकर को स्ट्रैटेजी बटेट है। हिंदू महासभा रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, ना सिर्फ अनकंडीशनल कोऑपरेशन देते हैं ब्रिटिश सरकार को, बल्कि हम एक्टिव एंड आर्म रेजिस्टेंट के लिए तैयार है। इस वक्त हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर आईएसएस का भी बाटव सेम था क्विट इंडिया मूवमेंट प्रति। इसलिए ब्रिटिश की इंटेलिजेंस एजेंसी इनके टास्क को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करती है। संघ ने अपने आप को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से खुद को कानून के दायरे में रखा है और अगस्त 1942 जो डिस्टर्बेंस उसमें हिस्सा नहीं लिए, जहां एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के बनाया क्विट इंडिया मूवमेंट, कुछ महीनों बाद वही दूसरी तरफ सावरकर कॉलोनियल सरकार में लाखों हिंदू रिक्रूट करने में लगा था। ब्रिटिश आर्म्ड फोर्स ये वही इंडियन द जो ब्रिटिश आर्मी में दाखिल होकर सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ ला रहे थे। इस वक्त एक बंदा था नारायण आप्टे के नाम से जो ब्रिटिश फौज में शामिल होता है और बाद में और चलकर ब्रिटिश रॉयल एयरपोर्ट का रिक्रूटर भी बनता है और आगे चलकर दोषी पाया गया। महात्मा गांधी की असैसिनेशन में इसका हाथ था। नथुराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे ब्रिटिश की तरफ से ये जंग ला रहा था। सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ और चीज कही थी, इस तरीके गुंडेज़म कोई सिंपैथी हाई नहीं डिजर्व करता। एक बहुत बड़ा इंसल्ट था अन फ्रीडम फाइटर को जो एक्चुअली में उस समय संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, और इसलिए सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चुप नहीं रहे। 14 अगस्त 1942 को बर्लिन में रेडियो के जरिए संदेश भेजते हैं सावरकर, जिन्ना और बाकी सारे लोगों रिक्वेस्ट करता हूं जो कि ब्रिटिश के सामने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि कल एक दिन आएगा जब कोई ब्रिटिश एम्पायर नहीं बचेगा। हिंदू महासभा के सीनियर लीडर अंक चैटर्जी लिखते हैं, बड़ा अम्यूजिंग है देखना किस तरह जिन्ना चाहते हैं कोई भी मुसलमान कांग्रेस की इस मूवमेंट का हिस्सा ना बने, और दूसरी तरफ मिस्टर सावरकर भी हिंदुओं के लिए यही चाहते। द सब ऑपोजिशन के बावजूद भी दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट रही। इंडिया की आज़ादी के बाद दुनिया भर में चलने लगी। इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट प्रेशर बने थे यूके की सरकार पर इंडिया की डिमांड फुलफिल करी जाए। ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश लोगों की दोबारा मांग उठने लगी थी कि इंडिया को आज़ादी दे दी जाए। जून 1945 ब्रिटिश लेबर पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है, लेट अस फेस द फ्यूचर। ये ब्रिटिश की जनता से प्रॉमिस करते हैं अगर हम पावर में आए तो इंडिया जैसी इकोनॉमी को पूरी तरीके से आज़ादी दे देंगे। अगले महीने 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आ जाती है। नया प्राइम मिनिस्टर बनते क्लेमन एटली ये ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस देने का समय आ गया है। जैसे ब्रिटेन में सत्ता पलटती है, अरेस्टेड कांग्रेस लीडर को जेल से रिहा किया जाता है, और इसके 2 साल बाद जो संघर्ष हमारे फ्रीडम फाइटर ने सालों पहले शुरू किया था वो कामयाब होता है। इंडिया को पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाती है। हालांकि 1945 ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी इंडिया को आज़ादी मिलनी हाई है। 1946 में 2 और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। इना ट्रायल जिन्हें कोर्ट मर्शियल कहा जाता है और दूसरा रॉयल इंडियन नेवी।